हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, लेकिन दोनों ही जगह पर विवाद का विषय है। इस पर हम आते हैं। हर वर्ष 14 सितंबर को विद्यालय महाविद्यालय में हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। विद्यार्थियों से कविता, निबंध, वाद विवाद के विषय दिए जाते हैं। मैं कुछ खास तथ्य इस लेख के माध्यम से इसलिए देना चाहता हूँ कि ये लेख विद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कुछ तथ्य सुलभ कराता है। हिंदी की आत्मा या खासियत, विशेषताएं क्या है, या यूँ कहें कि हिंदी की जीनियस क्या है। हिंदी की आत्मा नाम से डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक का मैं खास रेफरेंस लूँगा। और इसके अलावा 14 सितंबर कल ही गुजरा है और कल के से लेके आज तक अखबारों में कुछ लेख आए हैं। उनके हवाले से ये भी चेक किया जाएगा कि विद्यालय महाविद्यालय के अलावा दैनिक अखबार भी अपनी कितनी ड्यूटी निभाते हैं और किस तरह के लेख प्रकाशित करते हैं। विद्यार्थियों के लिए अखबार पढ़ना, पुस्तकों के बाद अखबार पढ़ना ज्ञान का या देश का अच्छा नागरिक बनने का एक साधन है। तो हिंदी दिवस के दिन दैनिक अखबार किस तरह से भूमिका निभाते हैं। पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का सम्मान, अक्षर का अपना अभिमान, स्वाभिमान नाम से दैनिक भास्कर में नंदवाना का लंबा सा लेख आया है। 11 सवालों में 13 साल की यात्रा। संयुक्त राष्ट्र संघ में गूंजे हिंदी, रमेश पोखरियाल का जनसत्ता में लेख आता है। पत्रिका में हिंदी का सम्मान, अक्षर का अपना अभिमान करके राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और दैनिक नवज्योति पत्रिका ने स्थानीय हिंदी साहित्य से जुड़े हुए 3 विद्वानों के विचार रखे। दैनिक नवज्योति, जनसत्ता और भास्कर ने कुछ लेख लिए। इस तरह से पत्र पत्रिकाओं ने 14 सितंबर को अपनी भूमिका निभाई। संस्कृत शास्त्र की और हिंदी लोक की भाषा है, यानी संस्कृत परिनिष्ठित व्याकरण से चलती है और हिंदी में भी जब तत्सम शब्दावली आती है तब वो संस्कृत का अनुसरण करती हुई नजर आती है। और कई लोग ये कह बैठते हैं कि संस्कृत जननी है हर भाषा की, इसलिए हिंदी की भी जननी है। लेकिन हिंदी की आत्मा के बतौर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हिंदी की जीनियस क्या है। हिंदी लोक की भाषा है, इसका जन्म लोक से हुआ है। संस्कृत पर निष्ठित करना सप्रयास है और संस्कृत हिंदी की जननी नहीं, भगिनी कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मत विमत है जो विद्यार्थियों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए जानना जरूरी है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी आत्मा की भाषा है जो हमें जड़ों से जोड़ती है। इसी भाषा के तहत हम कह सकते हैं कि शुरुआत अगर मातृभाषा से की जाए शिक्षा की, तो बालक ठीक से शिक्षा अर्जित करता है। या शुरुआती ज्ञान भाषा का या शिक्षा अर्जित करने का सर्वसुलभ साधन हो सकता है कि मातृभाषा में उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जब ये बात कहते हैं कि हिंदी आत्मा की भाषा है, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। हिंदी की 13 सालों की यात्रा उतार चढ़ाव भरी रही है और
इसी के तहत हम कुछ तथ्य देंगे और उसके बाद आएंगे कि हिंदी की आत्मा यानी जीनियस क्या है। इसी से आपको कुछ ऐसा मैटर मिलेगा जिसके तहत आप शुरुआती लेख, निबंध या वाद विवाद के लिए कुछ तथ्य जुटा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हिंदी की 13 साल की यात्रा में पहला कवि कौन, राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनने में क्या बाधा रही, इसको संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। पहली किताब हिंदी की कौन, पहला समाचार उदंत मार्तंड कहलाता है। कंप्यूटर पर हिंदी किस तरह से आती है, हिंदी का यूनिकोड फॉन्ट कैसे विकसित होता है। जब तक ये नहीं हुआ था तब तक अव्यवस्था थी, कोई किस में लिखता, कोई कैसे लिखता। लेकिन फॉन्ट मंगल के आने के बाद एरियल, कोकिला, अन्य फॉन्ट भी आए। लेकिन मंगल के आने के बाद एक व्यवस्थित तरह से हिंदी कंप्यूटर पर लिखी पढ़ी जाने लगी। और हिंदी की पहली इंटरनेटी पत्रिका भारत दर्शन, जो साहित्यिक पत्रिका कहलाती है, प्रकाशित होती है। और हिंदी को विकास करने में फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जहाँ खड़ी बोली हिंदी किस तरह से आज की हिंदी जिसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा होने तक की यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है। और रमेश पोखरियाल निशंक जब ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक गूंजे हमारी हिंदी, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ता है। इसको लेकर के निशंक लिखते हैं कि ये खर्च करना नहीं, इन्वेस्ट करना है, इससे हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में फैलेगी। तो इस तरह से हम देखें क्रमशः 13 सभा के तहत हम कुछ हद तक समझ सकते हैं कितनी पुरानी है हिंदी भाषा और कौन थे हिंदी के पहले कवि। 1300 साल की यात्रा में साहित्य के इतिहास का मान के चलते हैं कि सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है और उनका समय 769 ईस्वी माना गया। इस दृष्टि से हिंदी की शुरुआत हम 7वीं 8वीं सदी से कह सकते हैं। लेकिन साहित्य लिखा जाना लगता है तब से एक अलग ही तरह का हिंदी भाषा में गहराई, गंभीरता आती है। वो 10वीं सदी से आरंभ होता है। वैसे अपभ्रंश 10वीं सदी के तक चलती है, इसलिए शुरुआत अपभ्रंश में लिखी जाती है और इसके बाद ब्रज में, फिर इसके बाद अवधि में, और इस तरह से हिंदी खड़ी बोली तो महज 200-250 साल पुरानी कहलाती है। तो 1300 साल की यात्रा में अपभ्रंश और तत्संपदा हिंदी जो खड़ी बोली बनते बनते आज़ाद भारत में इस तरह से हिंदी विकास करती है। तो शुरुआत में हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह हिंदी विकसित होती है और आज के स्वरूप में आती है। तो आधुनिक हिंदी भाषा का वैज्ञानिक कर्म जब देखते हैं तो 1000 से 15वीं सदी तक उसे आदिकाल हिंदी कहा जाता है, 15 से 18 तक मध्यकालीन कहा जाता है, 18 के बाद की हिंदी को ही हम आधुनिक कालीन हिंदी कह सकते हैं। उसमें अपभ्रंश का प्रभाव होता है, ब्रज बोली का, यानी भक्ति काल तो ब्रज बोली में ही लिखा जाता है। यहाँ तक कि तुलसीदास अवधि में रामचरितमानस लिख करके और अवधि का, ब्रज का इस तरह से प्रभाव रहता है। 14वीं से 15वीं सदी तक भक्ति काल में, और फिर बाद में जब मुस्लिम काल आता है तो अरबी फारसी का प्रभाव पड़ता है। अरबी फारसी में आज भी वो शब्द हिंदी के हैं। आज हिंदी के शब्द वर्ण को देखेंगे तो पता चलेगा तत्सम तद्भव। अंग्रेजी,
अरबी, फारसी और भारत के साउथ के प्रदेशों से भी हिंदी के शब्द, पूर्वोत्तर के यहाँ की स्थानीय बोलियों के शब्द भी हिंदी में शामिल होते हैं। हिंदी में लिखा गया प्राथमिक साहित्य कौन सा कहलाता, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में सरहपा, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य जिसे लौकिक साहित्य कहा जाता है से आरंभ हुआ कह सकते हैं। सरहपा, सबरपा की रचनाएं, चंदन बाला रास तथा भरतेश्वर बाहुबली, पृथ्वीराज रासो और विद्यापति की पदावली, ढोरा मारूरा दुआ। हिंदी वर्णमाला की संरचना को अगर देखें तो दूसरी भाषाओं की तुलना में ये ज़्यादा वैज्ञानिक और सटीक बैठती है। भाषा में स्वरों और व्यंजनों का स्पष्ट वर्गीकरण है। यहाँ से कि पीयूटी पुट, सीयूटी कट, इस तरह की विसंगति जब अंग्रेजी भाषा विश्व की भाषा कहलाती है उसमें भी पाई जाती है, इस तरह की विसंगति हिंदी में नहीं होती है। उच्चारण स्थलों के अनुसार वर्णों का विभाजन क्रम निर्धारित होता है। आद्य अक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्ताक्षर ये भी बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। पर हम बताएंगे फोर्ट विलियम कॉलेज यानी किस तरह से हिंदी खड़ी बोली को बनाने में भूमिका निभाता है, क्यों हिंदी राजभाषा बनी लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। लेखक ये लिखते हैं जबकि माना यह जाता है कि अनुच्छेद 343 में हिंदी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा इसलिए दिया गया कि राष्ट्रभाषा को लेकर के दक्षिण भारत, कुछ हद तक पूर्वोत्तर एक मत नहीं हो सके, इसलिए 15 साल इसको विकास के लिए अवसर दिया गया और 15 साल गुजरते गए और अंग्रेजी में राजकाज चलता रहा, पूर्वोत्तर का और दक्षिण भारत का। इसलिए जब ये कहा जाता है कि 343 अनुच्छेद से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन सहयोगी के रूप में अंग्रेजी सहयोगी न होकर के प्रथम स्थान पर बैठ जाती है और लगभग सारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के कुछ हद तक हिंदी में कुछ पत्र निकलते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लिख करके आते हैं, वो कई पत्र अंग्रेजी में भेजते हैं, प्रेषित करते हैं। न्यायालय राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का, वो फैसले अंग्रेजी में सुनाया करता है। तो किस तरह से राजभाषा है हिंदी, इस तरह से कह सकते हैं कि कह देने भर से नहीं, व्यवहार में न राष्ट्रभाषा रही न राजभाषा रही। हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तक हिंदी में क्यों नहीं है, ये सवाल लेखक भी कहता है। भारतीय स्वाधीनता के दौरान जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता रहा, राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और ये बंगाली में लिखा जाता है। जनवरी 1950 को क्रमशः जनगण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रगीत का दर्जा हासिल करता है। अब आप देखिए कि हिंदी की पहली किताब कौन सी है, ये भी अक्सर सवाल किया जाता है। तो याद रहे, देवसेन के श्रावकाचार 1933 ईस्वी में हिंदी की पहली रचना मानते हैं। वैसे खड़ी बोली हिंदी की पहली प्रिंटेड किताब प्रेम सागर थी, जिसके रचनाकार लल्लूलाल और लल्लूलाल फोर्ट विलियम कॉलेज के व्याख्याता थे, पढ़ाते थे। इसका प्रकाशन 1810 में होता। उन्होंने चतुर्भुज मिश्र की ब्रजभाषा में लिखी पुस्तक को आधार बनाया और महाकाव्य की दृष्टि से देखें तो प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास पहला महाकाव्य कहलाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से शुरू होता है। अब आप ये मत कहिए
कि हिंदी भाषी प्रदेशों से न होकर के बांग्ला भाषी प्रदेश से उदंत मार्तंड हिंदी में 1826 में प्रकाशित होने लगता है। इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल और ये साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ होता है। इसने अंग्रेजों की गुलामी के दौरान जनमानस में आम जन की आवाज़ उठाने का कार्य किया। इसके बाद हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण निकलता है। कंप्यूटर पर पहली बार हिंदी कैसे और कब आई? 1980 के दशक के मध्य में हिंदी कंप्यूटर में किस तरह से आने का प्रयास करती है। मानकीकृत प्रणाली स्क्रिप्ट तैयार की जाती है जिसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने 1986 में विकसित किया। फिर बाद में देवनागरी सहित 12 प्रमुख भाषाओं में कंप्यूटर पर यूनिकोड फॉन्ट से विकास के बाद ये यात्रा आरंभ होती है। और हिंदी का पहला यूनिकोड फॉन्ट कौन सा था? तो ये देखिए, कंप्यूटरों पर हिंदी भाषा के विकास में यूनिकोड का जबरदस्त योगदान पाया गया। अलग अलग फॉन्टों में इस्तेमाल करने से व्यावहारिक दिक्कतें थी। यूनिकोड आने के बाद यह समस्या समाप्त हुई। हिंदी का पहला प्रचलित फॉन्ट मंगल कहलाया और इसके बाद यूनिकोड, एरियल यूनिकोड, ऐसे MS और कोकिला जैसे कई प्रकार के फॉन्ट आते हैं। हिंदी की पहली इंटरनेटी पत्रिका जो हिंदी साहित्य की होती है, भारत दर्शन, 1996 में प्रकाशित हो जाती है। लेकिन दिलचस्प बात है कि भी भारत से नहीं, न्यूजीलैंड से प्रकाशित होती है। ये साहित्य आधारित पत्रिका थी। अब आप एक देखेंगे कि हिंदी किस तरह से विकास करती है। तो विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कलकत्ता से अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी में अंग्रेजों के लिए किस तरह से यहाँ के भारतीयों को, भारतीय जनमानस की भाषा को थोड़ा विकसित करके और यहाँ ही कुछ लोगों को तैयार करके उनको सरकार चलाने में सहूलियत हो, इसलिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया जाता है, जिसमें अन्य विषय पर नहीं लेकिन भाषा, साहित्य और व्याकरण पर जोर दिया जाता ताकि भाषा सुदृढ़ हो सके। और इस मामले में फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि ये साहित्य की बतौर देखें तो यहाँ छंदों में अगर देखें तो कविता, दोहे, चौपाइयाँ आदि लिखी जाती रही। उस समय साहित्य ब्रज में और अवधी में लिखा जा रहा था, लेकिन उस समय लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां आदि ने इस भाषा को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन हिंदी खड़ी बोली को विकसित करने में कलकत्ता के महाविद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। अब हिंदी की जीनियस क्या है जिसके बारे में हमें जान लेना जरूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य पढ़ें या वाद विवाद करें या निबंध लिखें तो खासियत क्या है वो हमें जान लेना जरूरी है। डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक हिंदी की आत्मा, डॉक्टर धर्मवीर नाम याद रहे। ये IAS होते हुए भी रिसर्च करके खड़ी बोली मेरिट से बोली जाती है और आज पूरे भारत और विश्व तक फैलती है। तो फैलने के कारण बहुत कुछ रहा। और हिंदी पर लगभग सैकड़ों किताबें लिखी गई। उसमें मुझे लगता है कि हिंदी के जीनियस को समझने में ये पुस्तक रिसर्च करके जिस तरह से लाई जाती है, हिंदी की आत्मा क्या है, हिंदी की जीनियस क्या है,
अक्सर ये कह दिया जाता है कि जो संस्कृत को हिंदी की या किसी भी भाषा की जननी कहते हैं, वो कुछ अतिशयोक्ति में बात करते हैं या पूर्वाग्रह उनके होते हैं। वो मान करके चलते हैं कि संस्कृत पुरानी प्राचीन भाषा है, सारी भाषाएं इसी से ही निकली है। ये पूर्वाग्रह हुए। और हिंदी की आत्मा पढ़ते हुए या किसी और लेखक का विचार, बहुत सारे लेखक असहमति रखते हैं। पूर्वाग्रह को छोड़ दें अगर, तो हिंदी की आत्मा, जीनियस जिसे कहते हैं, कि हिंदी सरल सहज भाषा है और प्रचलित शब्द अगर किसी भी भाषा से मिलते हैं तो ये सहज स्वीकार करती है। इसलिए जब मुसलमानों का शासन रहा तो अरबी फारसी के शब्द आज भी, यहाँ तक कि न्यायालय में भी, और हिंदी में अंग्रेजी के स्कूल आदि को लेकर के, ट्रेन, इस तरह के शब्द जो हिंदी भाषा भाषी भी ये नहीं समझ सकते हैं कि स्कूल, ट्रेन, रेल क्या अंग्रेजी के शब्द हो सकते हैं। अरबी फारसी, कमीज वगैरह, ये सब जिस तरह से चलते हैं अरबी फारसी के, तद्भव तत्सम प्रधान शब्दावली हिंदी में है, लेकिन उसको एक सीमा से ज़्यादा करने के बाद हिंदी बोझिल होने लगती है, हिंदी अव्यावहारिक हो जाती है, हिंदी भाषा भाषियों के भी समझ में नहीं आती। ये हिंदी के साथ बहुत बड़ा दोगला व्यवहार होता है। जब परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं तो प्रतियोगी पेपर में सीधा लिखा होता है कि अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो, अंतर्द्वंद हो, तो अंग्रेजी वाले वर्जन को सही माना जाएगा। ये देश में तौहीन है। फिर एक तरफ हम गर्व करते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की, ये खोखला गर्व। एक सार्वभौम देश की एक भाषा होती है और वो कह रहा है कि विश्वास अंग्रेजी पे करना, हिंदी पर नहीं। ऐसे में डॉक्टर धर्मवीर का ये कथन मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि आप हिंदी की जीनियस को समझें। और अतातुल तुर्क, तुर्की के, जिन्होंने तुर्की को राष्ट्रभाषा, राजभाषा इस तरह से बना दिया अंग्रेजी को उखाड़ फेंकने के बाद, वो बोले कि कुछ समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय कितना लोगे, मैं आदेश देता हूँ, तुर्की को आज से ही लागू किया जा रहा है और आप काम चालू करो। वो चालू हो गए। और अंतर्द्वंद देखिए कि भारत में 15 साल का वक्त दिया गया राजभाषा बनाने के बाद कि तब तक अंग्रेजी इसकी सहयोगी रहेगी, हिंदी विकास करेगी। और हिंदी विकास कर रही है, आज भी नहीं कर सकी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ तक आप गर्व करने की बात करते हैं। तुर्की एक ही दिन में वहाँ की राजभाषा बन जाती है। चाइनीज़, जापानीज़, ये सब अपने देश की भाषाओं में, जर्मनी, फ्रांसीसी, ये सब अपनी भाषाओं में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तानी 15 साल का इंतज़ार करते हैं और 8 दशक होने के बावजूद हिंदी आज भी मुँह ताक रही है अंग्रेजी का। प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी ये देखते हैं कि सही वर्जन अंग्रेजी का माना जाएगा, तो ये तौहीन है, अपमान है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि देश को आज़ादी तो मिल गई, एक आज़ादी और चाहिए भाषा वाली, और भाषा वाली आज़ादी तब मिलेगी जब हम सब काम हिंदी भाषा में करेंगे। अंग्रेजी सहयोगी रहेगी और सहयोगी होकर के वो प्रथम स्थान पर हो जाती है। और आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूल पनप रहे हैं हिंदी की कीमत पर। हिंदी माध्यम नहीं, अंग्रेजी माध्यम। तो ऐसे में हिंदी दिवस जो मनाया जाता है उस पर कम से कम ये इतनी तो तर्क आपके पास होनी चाहिए कि एक देश एक भाषा, ये नारा लगाया जाना चाहिए। वो देश की आज़ादी अधूरी है जब तक कि सार्वभौम राष्ट्र की अपनी भाषा में राजकाज नहीं चलता। आम जन अंग्रेजी भाषा में फैसले सुने और समझ नहीं सके, वो अफसर क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, आम जन उसमें समझे नहीं,
दो के झगड़े में न्यायालय चले गए और अब फैसला अंग्रेजी में आए। मुवक्किल फरियादी समझ ही न सके कि फैसला क्या है। जब तक कि फैसले हिंदी में नहीं आते, जब तक कि आपकी भाषा में अध्ययन नहीं होता, जब तक कि आपके नेता विदेश में जाकर के हिंदी में बात नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी जब संयुक्त राष्ट्र संघ जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वो हिंदी में बोले तो सभी ने गर्व किया, प्रशंसा की। इसके बाद मोदी जी जाते हैं, कोशिश करते हैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोले। काहे बोलते हो? आप अपनी भाषा बोलिए। दुभाषिया किस लिए होता है? वो अनुवाद करेगा, वो उनको समझाएगा। रशियन वाले रूस वाले रशियन में बात करते हैं, चाइना वाले चाइनीज में बात करते हैं, तुर्की तुर्की में बात करते हैं, जापानीज में बात करते हैं। तो हिंदुस्तान वालों को हिंदी में बात करनी चाहिए। और ये अधूरा रहेगा जब तक कि आप में वो स्वाभिमान नहीं आता, या दूसरा गांधी का इंतजार रहेगा जो इस तरह का एक दिन आंदोलन करेगा। नेपाल के जेएनसी जिन्होंने क्रांति कर डाली, सत्ता उखाड़ के फेंक दी, केवल इसलिए कि बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, सुनवाई नहीं हो रही थी। अब व्यक्ति के अधिकार पे एक तमाचा जो लगाया जा रहा था, बर्दाश्त नहीं कर सके। एक दिन आएगा, कब आएगा अभी नहीं बताया जा सकता। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते 250 साल बाद अंग्रेज जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी पीछे छोड़ जाते हैं। ये अंग्रेजी भी जाएगी। कब जाएगी कोई बात नहीं, वर्ष लगेंगे। एक और गांधी भाषा के लिए लड़ेगा, और आपको वो उन पीढ़ियों को इतिहास में दर्ज होगा ये कि एक दिन वो जरूर आएगा। नेपाल ने नहीं सोचा था, बांग्लादेश ने नहीं सोचा था, श्रीलंका ने नहीं सोचा था कि ये कॉलेज में पढ़ने वाले युवा एक दिन हमारा तख्ता पलट देंगे। अंग्रेजों ने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तानी हमसे लड़ते लड़ते हमारी सत्ता उखाड़ देंगे। और गांधी एक फकीर, एक लंगोटी पहनने वाला हमें उखाड़ के फेंक देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनेगी बेशक, लेकिन राजकाज हिंदुस्तान का हिंदी में चलेगा, चलना ही चाहिए। धन्यवाद।